हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फलन के चैप्टर में आगे पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं फलनों का संयोजन, या इसे कहते हैं फलन का फलन, या इसे संयुक्त फलन भी कहते हैं। फलन का फलन भी कहते हैं, संयुक्त फलन भी कहते हैं और फलनों का संयोजन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कंपोजिट फंक्शन। अब आइएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि माना कि एफ ए से बी में एक फलन है, तो हम इसे यहाँ पर तीर आरेख से भी समझाते जा रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर तीर आरेख से भी, माना कि एफ ए से बी में एक फलन है, तो देखिएगा ये हो गया एफ। एफ फलन कहाँ से कहाँ तक में परिभाषित है? ये फलन है एफ, ये ए से बी में परिभाषित है। तथा जी बी से सी में परिभाषित है। एक और नया फलन है जो बी से सी में परिभाषित है, बी से सी में परिभाषित है, जिस फलन का नाम है जी। कोई दो फलन है जिसके अनुसार एफ एक्स बराबर वाई होगा। एक्स सदस्य हो ए का, एक्स सदस्य हो ए का और y सदस्य हो b का। तो बताइए, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो बताइए x अगर f से गुजरेगा तो क्या बनेगा? fx बराबर y, fx बराबर y और gy बराबर z। तो b में क्या सदस्य है? b, y किसका सदस्य है? b का, और c का सदस्य है z। तो बताइएगा ध्यान से, अगर ये इससे जोड़ा जाएगा तो y अगर g से पास करेगा तो क्या बनेगा? gy बराबर z, gy बराबर z। अब देखिएगा, तो एक नया और फलन है h जो a से c में परिभाषित है। एक नया फलन है जो h है बाबू, जो a से c में परिभाषित है। कहाँ से परिभाषित है? h से c में, को f और g का संयुक्त फलन कहते हैं। h को f और g का संयुक्त फलन कहते हैं, जिसके लिए hx बराबर z होगा। अब देखिएगा x किससे गुजरा? h से, तो क्या बनेगा? hx बराबर z, hx बराबर z, hx बराबर z। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, hx बराबर z। अब आइए बाबू, आपने क्या लिखा है? gy बराबर z, gy का बराबर कितना मानाया है? z। अब देखिएगा, और y का मान कितना है? fx। तो जहां y है वहां पर fx रख दीजिए। तो g fx इज इक्वल टू z, g fx इज इक्वल टू fx z। इसको पढ़ते हैं g ऑफ fx। इसको क्या पढ़ा जाता है? g और OF ऑफ fx, इसको पढ़ते हैं हम लोग g ऑफ fx। अब देखिएगा, यह समीकरण हुआ 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बताइएगा बाबू, hx इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? g ऑफ fx, hx इज इक्वल टू g ऑफ fx, g ऑफ fx कहलाएगा। hx इज इक्वल टू g ऑफ fx। अब थोड़ा देखिएगा hx। अब देखिए बाबू, अगर यहाँ पर जो बीच में मंझला कोष्ठ है उसको हटाइएगा, मंझला कोष्ठ को ऑफ पढ़ा जाता है, तो उसे हटाइएगा तो एक शॉर्ट तरीका है इसी चीज को लिखने को, g लिख दिए। मंझला कोष्ठ हटाए तो क्या है उसका मतलब? ऑफ। तो ऑफ का वो ओ ले लेता है, ओ fx, ऑफ का क्या ले लेता है? fx। ठीक है, तो दोनों तरफ x है, तो ये क्या है? इसका आर्गुमेंट है, इसका प्रांत है, तो प्रांत हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर गॉफ,
H बराबर गॉफ, यही आपका कहलाता है संयुक्त फलन। F और G के संयुक्त फलन को गॉफ से निरूपित किया जाता है। अगर F A से B हो और G B से C हो तो फलनों के संयुक्त फलन को हम लोग गॉफ से निरूपित करते हैं। संयुक्त फलन को किससे निरूपित करते हैं? गॉफ से। देखिए अगर यहाँ पर दोनों तरफ x देना चाहते हैं दे दीजिए तो ये लाइन आ जाएगा, अगर O हटाइएगा तो ब्रैकेट लगाइएगा, तो गॉफ से हम लोग निरूपित करते हैं। F को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? गॉफ से। तो ये आपका हुआ गॉफ। गॉफ एक नया फंक्शन बनता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर एकदम बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर F A से B में एक फलन है तथा G B से C में एक फलन है, तो गॉफ कहां से कहां तक होगा? H कहां से है? A से C में, तो गॉफ A से C में F और G का संयुक्त फलन होगा। संयुक्त फलन होगा। H का गॉफ कहां से परिभाषित होगा? A से C में। तो आप ध्यान दीजिएगा, गॉफ आपको F A से B में हो और G B से C में हो तब जाके गॉफ परिभाषित होगा A से C में। तो इसके लिए गॉफ के लिए शर्त क्या होगा? गॉफ का शर्त, किस शर्त पे गॉफ एग्जिस्ट करेगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, गॉफ के लिए शर्त होगा बाबू कि देखिए F का परिसर क्या है? fx यानी y। F का परिसर उपसमुच्चय हो, F का परिसर उपसमुच्चय हो, ये y क्या होगा? G का प्रांत। अगर उपसमुच्चय हुआ तो अगर ऐसा हुआ तो आप कहिएगा कि गॉफ का अस्तित्व है। गॉफ का अस्तित्व तो है। गॉफ फलन का अस्तित्व, और एक नया फलन बनेगा गॉफ, जो कहां से कहां तक परिभाषित होगा। गॉफ का प्रांत क्या होगा? देखिए ए क्या है? ए F का प्रांत है, मतलब F का प्रांत। गॉफ ऐसा कि F का प्रांत, F के प्रांत से लेकर ये क्या होगा? G का सह प्रांत के बीच में होगा। G का सह प्रांत के बीच में फलन परिभाषित होगा। ध्यान से देखिएगा बाबू इस बात को कि अगर आपका गॉफ का शर्त ये है, इस बात को याद रखिएगा। F गॉफ हुआ तो F का परिसर G के प्रांत के बराबर हुआ तो गॉफ का अस्तित्व है, गॉफ फलन का अस्तित्व है। और गॉफ का प्रांत क्या होगा? F के प्रांत के बराबर ये प्रांत हो जाएगा और इसका सह प्रांत हो जाएगा। तो ये एक नया आप फलन पढ़े हैं गॉफ, एक नया फलन पढ़े। और एक फलन और है फॉग। देखिएगा फॉग के लिए इसी प्रकार, अब हम लोग यहीं से सुधारते जाएंगे, ज्यादा हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार देखिएगा ध्यान से बाबू, इसी प्रकार यदि G A से B में एक फलन है, G A से B में फलन है और F B से C में एक फलन है, F B से C में कोई दो फलन है जिसके अनुसार gx इज इक्वल टू y, gx इज इक्वल टू y हो, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और fy इज इक्वल टू z, fy इज इक्वल टू z हो, y बिलोंग्स टू b, देन h a से c को g तथा f का संयुक्त फलन कहते हैं, जिसके लिए hx इज इक्वल टू जेड होगा, hx इज इक्वल टू जेड होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई फलन अगर g से g सच डैट a से b में परिभाषित हो एवं f
बी से सी में फलन को, संयुक्त फलन को हम लोग निरूपित करते हैं फॉग से। फॉग से निरूपित किया जाता है, ठीक है। अब आइए इस बात को हम लोग एरो डायग्राम से देखते हैं, तीर आरेख से। बहुत ज़्यादा इसमें हमें सुधार करने का। जी का कौन सा, ये फलन क्या कहलाएगा, जी, जो ए से बी में परिभाषित है। ये फलन आपका क्या कहलाएगा, एफ। ये फलन आपका कहलाएगा एफ, जो बी से सी में परिभाषित है। तो क्या हो जाएगा बाबू कि gx इज इक्वल टू y, x से पास कर gx इज इक्वल टू y, और y पास किया तो fy इज इक्वल टू z, fy इज इक्वल टू z। x h से पास करेगा तो hx इज इक्वल टू z। ये यहाँ पर अब इसको लेकर चलते हैं, fy इज इक्वल टू z। अब y का मान रख दीजिएगा, तो y का मान कितना है, यहाँ पर आ गया f, y का मान है आपका gx, तो यहाँ पर रखा गया gx। क्यों, इसको पढ़ते क्या है, f ऑफ gx, इसको पढ़ा जाता है f ऑफ gx। अब समीकरण 1 और 2 से hx इज इक्वल टू f, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, g, यहाँ पर हो जाएगा g। तो अब इसे हम लोग हटाते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट हटाने पर o आ जाता है, तो यहाँ पर है g, यहाँ पर है f, तो f। अब x हटा दीजिएगा तो नया फलन बन जाएगा फॉग। एक नया फलन बन गया फॉग, एक नया फलन आपको बन गया फॉग। तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर फलन g ऐसा कि a से b में परिभाषित हो और f b से c में परिभाषित है, f b से c में परिभाषित है, तो फॉग f o g, फॉग a से c में होगा, जो g और f का संयुक्त फलन कहलाएगा, f और g और f का संयुक्त फलन कहलाएगा। अब आइए फॉग का शर्त क्या होगा, फॉग का शर्त होगा कि देखिए यहाँ से g का परिसर, सब उल्टा हो रहा है, g का परिसर f के प्रांत के बराबर हो, f के प्रांत का उपसमुच हो, तो फॉग का अस्तित्व होगा, फॉग फलन का अस्तित्व होगा, और एक नया फलन बनेगा फॉग, एक नया फलन बनेगा फॉग, जिसका प्रांत नजदीक वाला g के प्रांत के और दूसरे वाले प्रांत के सह प्रांत के बराबर होगा, f के 100 प्रांत के बराबर। अब आप बाबू समझ चुके होंगे कि बस उल्टा हुआ है, कुछ नहीं है। दो प्रकार के f और g का दो प्रकार का संयुक्त फलन होता है, गॉफ और फॉग। f और g का दो संयुक्त फलन होता है, गॉफ और फॉग। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दो संयुक्त फलन होते हैं, जब दो फलन f और g होंगे तो उनके दो संयुक्त फलन होंगे, गॉफ और फॉग। अब आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। जब मैं आया था इसी प्रकार, तो वहीं पे रुक जाइए, समझिए पूरा। समझने के बाद वीडियो को पॉज करके लिखिए। समझ गए कि दो प्रकार के संयुक्त फलन होते हैं, गॉफ और फॉग। समझ में आया? ठीक है। आइए बाबू देखिएगा, संयुक्त फलनों के निरूपण, संयुक्त फलनों के निरूपण, संयुक्त फलनों के निरूपण। देखिएगा बाबू, चार प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछेगा गॉफ निकालने के लिए, या पूछ सकता है सेकेंड फॉग, या पूछ सकता है थर्ड FOF, या चौथा GOG। ये चार तरीके का चीज आपको पूछता है। अगर देखिए पहला, अगर आपको गॉफ पूछे, गॉफ, तो आप तुरंत यहां पर x लिख दीजिएगा। ये लिखना जरूरी है, इसका प्रांत देना जरूरी है, आर्गुमेंट। अब देखिए ओ हटा दीजिएगा तो ये ब्रैकेट आ जाएगा fx, मतलब गॉफ को हम लोग कहते हैं गॉफ ऑफ fx। अब fx का मान रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसी प्रकार अगर आपको
गॉफ पूछ रहा है, गॉफ, तो गॉफ एक्स का मतलब गॉफ एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, एक्स नहीं दिया, आपसे पूछ रहा है गॉफ एक्स। ओ हटाइएगा तो गॉफ हो गया फॉग, सॉरी सेकेंड है फॉग, फॉग एक्स का मान पूछ रहा है, तो फॉग एक्स, तो एफ हटाइएगा तो ब्रैकेट लगेगा, जी ऑफ, ओ हटाइएगा बाबू तो ब्रैकेट लगता है, सॉरी। चौथा तीसरा नंबर एफ ओ एफ एक्स, अगर ओ हटाइएगा तो ब्रैकेट लगाइए, एफ ओ हटाने के बाद एफ एक्स, और चौथा जी ओ जी एक्स, ओ हटाने के बाद ब्रैकेट लगाइए, जी एक्स, ओ हटाने के बाद ब्रैकेट। इस तरीके से आप 4 निकाल सकते हैं। अब आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। आइए बाबू क्वेश्चन फर्स्ट देते हैं। माना कि एफ सच डेट 2 3 4 5, मतलब यह प्रांत हुआ और यह इसका सह प्रांत हुआ, एफ का यह प्रांत और यह सह प्रांत, और जी सच डेट 3 4 5 9 ये इसका प्रांत और इसका सह प्रांत हुआ। यहाँ पर 2 फलन इस प्रकार हैं कि F2 का संबंध 3 से है, F3 का संबंध 4 से है, F4 का संबंध 5 से है, F5 का संबंध 5 से है, और G3 का संबंध और G4 का संबंध 7 से है, तथा G5 और G9 का संबंध 11 से है। तो गॉफ और फॉग ज्ञात करें। पहले इसका तीर आरेख बना लीजिए। देखिए बाबू, ये हो गया ए बी, एफ फलन एफ, और एफ का मान क्या है 2 3 4 5 प्रांत, 2 3 4 5, और सह प्रांत 3 4 5 9। उसी तरह जी फलन का प्रांत क्या है 3 4 5 9, 3 4 5 9 लिखा हुआ है। सह प्रांत कितना है 7 11 15, सी ये हो गया जी, ठीक है। अब आइए 2 फलन इस प्रकार हैं। F2 का मान कितना है 3, मतलब 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो 2 को 3 से जोड़ दीजिए, ठीक है। F3 का मान क्या है 4, जोड़ दीजिए। F4 का मान क्या है 5, और F5 का मान क्या है 5, जोड़ दिए, कोई दिक्कत। अब आइए G3 का मान कितना है 7, G3 का मान है 7, G4 का मान भी 7 दिया हुआ है, G5 का मान कितना दिया हुआ है 11, और G9 का भी मान दिया है 11। ये आप कर दिए, ठीक है। तीर आरेख इसका। अब आइए गॉफ, सबसे पहले आपको निकालना है गॉफ। तो गॉफ के लिए शर्त लिखना होगा। शर्त क्या है कि चूंकि F का परिसर उपसमुच्चय हो G का प्रांत का उपसमुच्चय हो। अब लिखिए, इसलिए F का परिसर क्या है 3 4 5, 3 4 5। देखिएगा 9 किसी से इससे जुड़ा नहीं है, तो 9 परिसर नहीं है, तो इसका परिसर है 3 4 5। क्या 3 4 5 उपसमुच्चय है? जी का प्रांत क्या है 3 4 5 9, 3 4 5 9। हाँ उपसमुच्चय तो है, इसलिए गॉफ फलन का अस्तित्व है, गॉफ फलन का अस्तित्व है बाबू। तो गॉफ फलन नया फलन बना, इसका प्रांत क्या होगा? अब इसका प्रांत और सह प्रांत चाहिए तब ना मान निकालेंगे। गॉफ का प्रांत क्या होगा? एफ के प्रांत के बराबर। गॉफ का प्रांत इसके प्रांत, एफ का प्रांत क्या है 2 3 4 5। तो गॉफ 2, 3, 4, 5 से लेकर इसका सह प्रांत क्या होगा? जी के सह प्रांत। जी का सह प्रांत क्या है 7 11 15, 7 11 15 के बराबर। अब आपको मान निकाल लेना है गॉफ 2 का, गॉफ 3 का, गॉफ 4 का, गॉफ 5 का। तो यहाँ पर मान निकालते हैं।
गॉफ दू, ओ हटाते हैं तो ब्रैकेट लगता है, जी ओ हटाएं तो F2 ब्रैकेट लगा दिए। अब बताइए F2 का कहीं मान लिखा हुआ है क्या? हाँ, F2 का मान है 3, तो G3 और G3 का भी कहीं मान लिखा हुआ है क्या? हाँ, G3 का मान लिखा हुआ है 7, तो गॉफ 2 का मान आ गया 7। अब आइए गॉफ 3, तो बताइए ओ हटाइए, F3 बताइए, तो F3 का मान कहीं लिखा हुआ है? हाँ, 4 लिखा हुआ है, तो G4 हो जाएगा। G4 का मान कितना लिखा हुआ है? G4 का मान लिखा हुआ है 7, तो इसका भी मान आ गया 7। गॉफ 4, ओ हटाइएगा तो ब्रैकेट F4, F4 का मान कितना है? F4 का मान 5 है, और G5 का मान कितना दिया गया है बाबू? G5 का मान 11, तो ये हो गया 11। और देखिएगा गॉफ 5, तो ओ हटाकर ब्रैकेट लगाया जाता है F5, ठीक है, F5 का मान 5 ही है, G5 आ जाएगा, और G5 का मान आपको 11 दिया गया, 11, और यही आपका आंसर है, देखिए एनसीईआरटी में ये काम नहीं करता है, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये आया कैसे। मैंने सब चीज आपको बताया है, ध्यान से, यही आपका सही तरीका है सॉल्व करने का। अब मान लीजिए आपको निकालना है फॉग, क्या निकालना है? फॉग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉग, तो इसका यहाँ से F से शुरू किए, इधर से हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिएगा, इधर से यहाँ से पढ़ेंगे, F से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर किससे स्टार्ट है? G का, तो लिखिएगा G का परिसर उप समुच्चय होना चाहिए F का प्रांत का। अब बताइए G का परिसर क्या है? इसलिए G का परिसर क्या है? 7, 11। G का परिसर क्या है? 7 और 11। उप समुच्चय है। F का प्रांत क्या है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 क्या है कि नहीं? नहीं है, तो काट दीजिएगा। इसलिए फलन का अस्तित्व नहीं है, बस आंसर। इस फलन का अस्तित्व नहीं है तो ये फलन नहीं निकलेगा, हो गया। याद रखिए बाबू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, ठीक है। आइए बाबू, ये दिया हुआ F 1, 2, 3 से लेकर ये फंक्शन 1, 2, 5 में है, G 1, 2, 5 से 1, 3 में है। देखिए F बराबर ये लिखा हुआ, ये आपको संबंध के रूप में लिख दिया, मतलब F1 का मान 2 है, F1 का मान 2 है, F3 का मान 5 है, F4 का मान 1 है, G1 का मान कितना है? 3, G2 का मान 3 और G5 का मान 1 है। वही क्वेश्चन है, गॉफ निकालने को कहता है। तो देखिएगा, पहले इसका तीर आरेख बना लीजिए, तीर आरेख। ये हो गया F। A से B में एक फलन है, A का मान है 1, 3, 4, 1, 2, 5। G एक फलन है G B से C में, तो ये तो B दिया हुआ है, वही C है 1, 3। अब जोड़ दीजिए, किसको किससे जोड़ना है? 1 को 2 से, 1 को 2 से, 3 को 5 से, 3 को 5 से, आप 4 को 1 से, 4 को 1 से, ठीक है। अब आइएगा 1 को 3 से, 1 को 3 से, 2 को 3 से और 5 को 1 से, 5 को 1 से जोड़ दिए, बस। अब आइए, आपको क्या निकालना है? गॉफ, गॉफ निकालना है। तो क्या होगा? F का, चूंकि F का परिसर
उपसमुच्चय होना चाहिए जी का प्रांत का, जी का प्रांत का। एफ का परिसर जी का प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए एफ का परिसर क्या है बाबू? एफ का परिसर देखिएगा 1 2 5, 1 2 5, और एफ का प्रांत क्या है? 1 2 5, बिल्कुल उपसमुच्चय है 1 2 5। इसलिए गॉफ का अस्तित्व है, गॉफ फलन का अस्तित्व है। अगर गॉफ फलन का बाबू अस्तित्व है तो एक नया फलन बना गॉफ, जो कहां से कहां तक के बीच में एफ का प्रांत 1 3 4, एफ के प्रांत 1 3 4 से लेकर यह फलन जी के सह प्रांत 1 3 में परिभाषित है, 1 3 में। अब मान निकाल लीजिए, देखिएगा गॉफ 1 का मान, तो जी ओ हटाएं तो क्या हो जाएगा? F1। तो बताइए G1 का मान कितना है? F1 का मान कितना है? F1 का मान कितना है? 2, तो यहां पर लिखा जाएगा 2। और बताइए G2 का मान कहाँ है? G2 का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब आइएगा गॉफ 3, F3, G3, F3 का मान कितना है? F3 का मान 5 है, F3 का मान 5 है, G5 हो जाएगा। और G5 का मान कितना है? G5 का मान 1 हो जाएगा। अब आइएगा गॉफ 4, तो F4 का मान कितना है? F4 का मान 1 है, और G1 का मान कितना है? 3 है। ठीक है, आप यही आंसर है 3 1 3। लेकिन आंसर इस रूप में नहीं छोड़िएगा, आप एफ इस रूप में दिया है तो गॉफ जो नया फलन इसी रूप में दीजिएगा गॉफ। इसलिए गॉफ इज इक्वल टू 1,3, 3,1 और 4,3 आंसर। देखिए वहां पे fx फंक्शन कैसे दिया था? f1 इज इक्वल टू 2, तो हम भी छोड़ देते गॉफ 1 इज इक्वल टू, तो यही आंसर। लेकिन ये अगर संबंध के रूप में दिखाया है और आपका क्रमित युग्म के रूप में दिखाया तो हम क्रमित युग्म में आंसर छोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ये बाबू देखते हैं थर्ड। यदि f r से r तथा g r से r में एक फलन क्रमशः fx बराबर cos x और gx बराबर 3x² है तो गॉफ तथा फॉग ज्ञात करें। देखिए बाबू r से r, अगर f का प्रांत परिसर, g का प्रांत और सहप्रांत, प्रांत और सहप्रांत, ये चारों जब सेम हो तो आपको शर्त चेक करने का जरूरत नहीं है, 100% शर्त लगेगा। यहाँ पर गॉफ भी परिभाषित होगा और फॉग भी परिभाषित होगा, क्योंकि सारा संख्या उपसमुच्चय होता है आर का। जिसे मान लीजिए आपको गॉफ, तो एफ का परिसर, कुछ भी एफ का परिसर है, एफ क्या है? cos x का कोई भी परिसर हमको नहीं पता है, जो भी होगा वो आर का उपसमुच्चय ही होगा, क्योंकि आर में तो सारी संख्या होती है, इसलिए झंझट नहीं है। जब ये चारों आर हों तो आपको कोई चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान निकालिए गॉफ एक्स। गॉफ बोला है तो गॉफ एक्स। ओ हटाइए, ओ हटाने के बाद क्या लिखेंगे? एफ एक्स कितना है? गॉफ। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? cos x। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos x, तो ये हो जाएगा g cos x। अब g cos x का मान निकालिए। देखिए gx का मान 3x² है, तो x के जगह पे क्या है? cos, तो जहां जहां x है वहां cos कर दीजिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3 cos² x। आंसर गॉफ का मान निकल गया। अब आइए फॉग एक्स, तो ओ हटाइएगा, f gx, अब ब्रैकेट के अंदर gx का मान रखिए, f gx का मान कितना है? 3x² और f 3x², तो fx बराबर cos x है, तो जहां जहां x है वहां 3x², तो cos 3x²। आंसर आप देखिएगा, चूंकि गॉफ x नॉट इक्वल टू फॉग x है,
फॉग एक्स है, इसलिए गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। प्रूव्ड भी हो गया, बहुत आसान सा है। और यहां से एक आपको गुण धर्म प्रॉपर्टीज पता करता है कि फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम आप जानते होंगे, जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो आप क्या बोलते हैं, संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, योग पालन करता है। लेकिन फलनों का संयोजन जैसे गॉफ जी, यहाँ पर ओ का है ओ, एफ नहीं बराबर होगा, इसका स्थान बदल दीजिए, एफ ओ जी, ये नहीं बराबर होता, तो इसे बोलते हैं फलनों। नोट यहाँ से आप लोगों को एक याद रखिएगा, नोट, फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन क्रम विनिमय में नियम का पालन सदैव नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है सदैव। एक आध केस है जब व्युत्क्रम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि नहीं कभी कभी पालन कर जाए, लेकिन अक्सर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्वेश्चन 3 समझ में आया? देखिए बाबू चौथा क्वेश्चन, यदि एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स के पावर 3 का होल पावर 1/3 होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन है तो एफ ओ एफ का मान, एफ ओ एफ कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एफ ओ एफ एक्स, ओ हटाइएगा तो ब्रैकेट लिखिएगा एफ ओ एफ एक्स। अब देखिएगा एफ एक्स का मान रखिए, एफ एक्स का मान क्या है 3 माइनस एक्स के पावर 3 के पावर 1/3, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, हम इसको मान लेते हैं p, लेट माना कि 3 माइनस एक्स के पावर 3 के पावर 1/3 को मान लेते हैं p, तो क्या हो जाएगा एफ पी का वैल्यू क्या होगा, जहां x है वहां p कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस p के पावर 3 के पावर 1/3, और p का मान रख दीजिए, जहां p है वहां इतना बड़ा चीज रख दीजिए, तो देखिए बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस p का मान क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3, ये हुआ p, अब p का क्या है q, तो p का है पावर q, और ब्रैकेट बंद करने के बाद ये वाला 1/3, ये p का मान रखा गया है, ये 3 है। अब इसको देखिए पावर कैंसिल हो जाता है, पावर एक दूसरे को गुना हो जाता है, ठीक, हट गया। अब देखिएगा 3 माइनस 3, अब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब के पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब के पावर 1/3, फिर पावर गुना हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा एक्स, आंसर आ गया एक्स। एफ ओ एफ एक्स का मान क्या होगा एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए बाबू पढ़ते हैं फलनों के संयोजन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो पहला गुणधर्म है, ध्यान दीजिएगा, पहला गुणधर्म है कि एफ ओ जी गॉफ नहीं इक्वल है फॉग के। ये एक नियम याद रखिएगा, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय, ये क्रम विनिमय नियम है और इस नियम का ये पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा इसका है सहचर्य नियम। ऐसा होता है एफ ओ जी
ओ एच, 3 फलन लिया आएगा सहचर है। ब्रैकेट कहीं पर लगाइएगा हमेशा बराबर, इनका स्थान एफ जी एच, इनका ब्रैकेट का स्थान बदल दीजिए। अब हम ब्रैकेट कर देते हैं एफ ओ जी ओ एच, तब भी ये फलन बराबर होगा। इसे हम लोग कहते हैं सहचर नियम। चर नियम, सहचर नियम का पालन करता है वो, सहचर नियम का पालन करता। एफ ओ जी एच, एफ ओ जी ओ एच, ब्रैकेट का स्थान बदलिएगा तब ये आपका सहचर नियम है और इसका ये पालन करता है। समझ गए? अब देखिएगा, हमेशा अगर मानना होगा तो लास्ट से मानिएगा, अगर इस फलन को मानना होगा तो लास्ट से एच से मानिए कि एच सच डेट ए से बी में एक फलन है, कमा। अब उसके बाद आया जी, जी सच डेट, बी से शुरू कीजिए, बी से सी में एक फलन है, तब एफ का नंबर आएगा। और एफ सच डेट सी से डी में एक फलन है, सी से डी में फलन है, तब आपका यहां से अंतिम से संयोजन होता है। याद होगा आप लोग, देखिएगा जब गॉफ की बात करते थे तो हम यहां से मानते थे एफ सच डेट ए से बी और जी सच डेट बी से सी, तो हम लोग इधर से लिखना भी शुरू करते, जी ओ एफ गॉफ बनाते थे। अब गॉफ कहां से कहां तक? ए से सी तक, ए से सी तक लिखते थे ना, उसी तरीके से यहां पर भी लिखेंगे। यहां से शुरू किए एच ए से बी, जी बी से सी और एफ सी से डी। ठीक है, तो एक फलन बनेगा इधर से एफ, यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से लिखना ओ लगाकर एफ ओ, ब्रैकेट कहीं पर दे सकते हैं, ये दो गो को ब्रैकेट में, जी ओ एच सच डेट कहां से कहां तक? ए से लेकर डी तक, ये फलन बनेगा ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक। उसी तरह ये भी यहीं से संयोजन स्टार्ट किए, ब्रैकेट लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम यहां पर भी ब्रैकेट एफ ओ जी इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ओ एच इधर से लिखेंगे एफ ओ जी एच, ये भी फलन कहां से होगा? तो ए से लेकर डी तक होगा, ये फलन ए से लेकर डी तक होगा। समझे बात को? तो इनका प्रांत और परिसर हमेशा लास्ट से शुरू कीजिएगा संयुक्त फलन में। इस पर एनसीईआरटी ने एक उदाहरण दिया है जिसको अभी हम आप लोगों को करते हैं। ठीक है, देखिएगा बाबू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक उदाहरण में क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर 18 और एग्जाम्पल है 26 एग्जाम्पल। देखिएगा क्या लिखा है, एफ सच डेट, ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या है, जी प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या ही दिया हुआ है, और h प्राकृत संख्या से r कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और फलन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x, gy इज इक्वल टू 3y प्लस 4 तथा hz इज इक्वल टू साइन z। तो कह रहा है सिद्ध करे pt मतलब प्रूव डेट, pt प्रूव्ड करे कि h इधर से देखिए, पहले f माना है तो इधर से h o ब्रैकेट के अंदर g o f बराबर होगा h o g o f के। देखिए यही सिद्ध करने को कहता है। अब आइएगा बाबू, हम लोग सिद्ध करते हैं इस चीज को। यहां पर देखिएगा बहुत आसानी से। अब आइए हम सबसे पहले इसको लेते हैं, h o g o f, नजदीक में क्या है f का आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x। अब ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटाते हैं h o, अब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर g
एफ एक्स, जी एफ एक्स, ठीक है, ओ हटाएं। फिर देखिएगा एच ओ जी, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है 2x, गुड। अब आइएगा एच ओ, अब बताइए g2x का वैल्यू, gy कितना है 3y प्लस 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 2x प्लस 4, ठीक है। अब ओ हटा देंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा h यहाँ पर 6x प्लस 4, अब h 6x प्लस 4 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो फाइनली आपका एच ओ जी ओ एफ एक्स का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया h 6x, तो साइन 6x प्लस 4, ठीक है। अब आइए हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, h ओ जी ओ एफ एक्स। आप चाह रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर ओ को, सब ओ को हटाकर ब्रैकेट दे दीजिए, h, इसको हटा दिए g, इसको भी हटा दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए h g एफ एक्स का वैल्यू बोलिए, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x। अब बताइए g2x का वैल्यू बताइए, g2x का वैल्यू तो 3 इंटू 2x प्लस 4, यानी h 6x प्लस 4, और ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4, इसलिए एच ओ जी ओ एफ एक्स, तो क्या आया फाइनली, चूंकि एच ओ जी ओ एक्स इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ एक्स, तो x से x कैंसिल, x हटा भी सकते हैं, कैंसिल नहीं बोला जा सकता है, हटा देते हैं, एच ओ जी ओ एफ, कैंसिल नहीं कीजिएगा, इन्हीं की काट दीजिए, काटा नहीं गया, प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दो प्रॉपर्टी समझाए कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। आइए बाबू देखते हैं, माना कि एफ ए से बी, तो एफ ओ आई ए बराबर आई बी ओ एफ बराबर एफ, आई ए और आई बी संयोजन तत्समक फलन है। मैंने आप लोगों को तत्समक फलन के चैप्टर में बताया था, तत्समक फलन याद होगा बाबू, तत्समक फलन मैंने आप लोगों को बताया था, फलन की परिभाषा में एफ सच डेट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को तत्समक फलन कहते हैं। अगर इसका इनपुट आउटपुट के बराबर हो जाए तो तत्समक फलन कहते हैं। इसे आई आर से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। हमने ये परिभाषा लिखवाया था आप लोगों को, यानी आप f के जगह पर आई आर लिख दीजिए, आई आर, आर से आर, एफ आई आर एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स, ठीक है। अगर इसका व्यापक परिभाषा बोला जाए तो तत्समक फलन का, तो आई ए फलन ए से ए में परिभाषित, इसका प्रांत और सब प्रांत बराबर हो तो आई ए एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर आता है। यही है आपका तत्समक फलन, तत्समक फलन। और एक और याद रखिएगा, तत्समक फलन, तत्समक फलन एकैक आच्छादक फलन होता है, एकैक आच्छादक फलन होता है। आप देख रहे हैं एकैक आच्छादक, आराम से इसको कर सकते हैं, x1 बराबर x2 ही आएगा, इसमें कुछ झंझट नहीं है। अब आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं बाबू, ये इस चीज का प्रूफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या दिया हुआ है,
इफ ए से बी, माना कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x सदस्य है a का, कमा y सदस्य है b का, इसलिए fx बराबर y होगा। आप समझ रहे हैं, fx बराबर y। अब आइए हमें निकालना है FOIA। अब बताइए a का सदस्य क्या है, x, तो यहाँ पर लिख दीजिए x। अब o हटाइए बाबू, FO हटाते हैं तो IAX। अभी बता रहे हैं आपको यहाँ पर IAX का मान क्या होता है, x के बराबर, तो FX तो किसका मान आ गया, FOIAX का मान आ गया x, दोनों तरफ से x हटा दीजिएगा तो FOIA इज इक्वल टू F। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकेंड देखिएगा, इसका प्रूफ आपको IBOF, F का यहां पर लिख देते हैं x, ठीक है बाबू, तो O हटा देते हैं तो IBFX, FX का वैल्यू कितना है, y है, देख लीजिएगा IBY, और IBY का वैल्यू, ये भी तो तत्समक फलन है, ये y दे देगा आंसर में y, और y का वैल्यू क्या होता है fx, इसलिए IBOFX इज इक्वल टू fx, इसलिए IBOF इज इक्वल टू f। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है कि FOIA इज इक्वल टू IBOF इज इक्वल टू f। प्रूव्ड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रूफ्ड। FOIA इज इक्वल टू IBOF इज इक्वल टू f, ठीक है। ये आप लोगों का थर्ड आपका प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। देखिए बाबू, एक और प्रॉपर्टी, दो एकाएकी आच्छादक फलनों का संयोजन एकाएकी आच्छादक होता है। मतलब कहता है कि F A से B तथा G कहां से लेना होगा, B से C दो एकाएकी आच्छादक फलन है, एकाएकी आच्छादक फलन है, एकाएकी आच्छादक फलन है चूंकि, इसलिए अब बताइए इसका संयोजन होगा, हाँ इधर से पढ़िएगा, GOF कहां से कहां तक, A से C भी एकाएकी आच्छादक फलन होगा, एकाएकी आच्छादक फलन होगा। यही बात ऊपर लिखा गया है कि अगर दो एकाएक, मान लीजिए F और G एकाएक फलन है तो इनका संयोजन कीजिएगा तो एकाएक भी होगा, अगर F और G आच्छादक है तो इनका संयोजन कीजिएगा तो ये आच्छादक फलन भी होंगे। ध्यान से रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। इस तरीके से बाबू हमने आपको फलनों के संयोजन से संबंधित सारे बात बताएं। अब हम लोग पढ़ते हैं फलनों का व्युत्क्रम या प्रतिलोम, ठीक है। आइए बाबू पढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन। कहता है माना कि f सच डेट A से B में एक एकाएकी आच्छादक फलन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि केवल एकाएक आच्छादक या एकाएकी आच्छादक फलन के व्युत्क्रम होते हैं। मतलब कहता है कि f सच डेट A से B में एक एकाएकी आच्छादक फलन है, एकाएकी आच्छादक फलन है
इसलिए y बिलोंग्स टू b, y सदस्य हो b का के लिए आपको x a में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको y में कोई b में कोई बचना नहीं चाहिए, आच्छादक है, तो fx बराबर y। तो यहाँ पर लिखा हुआ है fx बराबर y होगा, fx बराबर y। अब एक नया फलन आपको g परिभाषित किया गया है, जो b से a में एक फलन g हम परिभाषित करते हैं ताकि gy बराबर x हो। तो g b से a में एक फलन परिभाषित है, b से a में उल्टा कर दिएगा, b यहाँ a यहाँ, ताकि gy इज इक्वल टू x हो, gy इज इक्वल टू x हो। ऐसा हो जाता है, एक ऐसा फलन देखते हैं जिसमें उसके f के आउटपुट को डाल दें तो वो इनपुट दे देवे, तो g को f का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। इसे f इनवर्स से सूचित किया जाता है, f के पावर माइनस को कहा जाता है f इनवर्स, इसलिए g बराबर f इनवर्स। तो f इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इसलिए f इनवर्स इज इक्वल टू b से a, gy के जगह पर हमें क्या लिखना होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। इस प्रकार की दोनों तरफ से, इस प्रकार की दोनों तरफ से f को इधर ले जाइएगा तो क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y, fx क्या हो जाएगा, y के बराबर। ठीक है, fx y के बराबर। अगर आप fx इज इक्वल टू y लिखेगा तो f इनवर्स y को आप x लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखिएगा, f इनवर्स का प्रांत, f इनवर्स का प्रांत किसके बराबर होता है, f इनवर्स का प्रांत क्या है, b, और वो क्या है, b। देखिए ये एक आच्छादक फलन है तो b उसका परिसर होगा, क्योंकि आच्छादक फलन का प्रांत और परिसर और सहप्रांत क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो b इसका क्या होगा, परिसर। f इनवर्स का प्रांत f का परिसर के बराबर होगा, f का परिसर के बराबर। ठीक है, और f इनवर्स का परिसर कितना है, परिसर a है, परिसर f का प्रांत के बराबर, मतलब उल्टा हो जाता है, जो प्रांत है वो परिसर बन जाएगा इनवर्स में, और ये हो जाएगा। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए बाबू, एक फलन है, एग्जाम्पल थोड़ा समझिएगा, एक फलन है f, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 5 6, fx इज इक्वल टू x प्लस 3। अब देखिए इसका तीर आरेख, देखिए तीर आरेख, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये क्या हो जाएगा, f। यहाँ पर कितना है, 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, तो ये इसको कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फलन कैसा है, एकाएकी आच्छादक, ये फलन एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी आच्छादक फलन है। तो इसका प्रतिलोम होगा, इस फलन का आपको प्रतिलोम हो जाएगा बाबू, इस फलन का रूपांतरण हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर b आएगा, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर b आएगा, यहाँ पर a आएगा। ठीक है, इस फलन का प्रतिलोम हो जाएगा। b क्या होगा, 4 5 6 और 1 2 3। अब देखिए ये इससे जुड़ जाएगा, उल्टा हो जाता है, तो इस फलन को हम लोग कहते हैं f इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, f1 का मान कितना है, 4, तो इसका जब व्युत्क्रम कीजिएगा तो f इनवर्स 4 का मान क्या हो जाएगा, f इनवर्स 4 का मान आ रहा है 1। देखिए f 4 कहाँ से गुजर रहा है, f इनवर्स से, तो क्या बना 1। देखिएगा f
F2 का मान आप बोल रहे हैं 5 है, तो F इनवर्स 5 का मान कितना हो रहा है 2। अब देखिए F3 का मान आप बोल रहे हैं 6 है, तो F इनवर्स 6 का मान कितना आ रहा है 3। F इनवर्स 6 का मान कितना आएगा 3। तो देख रहे हैं उल्टा। तो एक ऐसा फलन अगर ये fx इज इक्वल टू x प्लस 3 है तो ये कैसा फलन होगा, ये अगर हम इसे f इनवर्स x बोले तो ये x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, x माइनस, एक उल्टा फलन हो जाता है इसका। अब आप थोड़ा देखिएगा बाबू, अगर f एक फलन है तो f इनवर्स एक आच्छादक है, तो f इनवर्स भी एक आच्छादक होगा। f इनवर्स एक आच्छादक फलन है। इस सब पॉइंट को याद रखिएगा। अगर f क्या है एक आच्छादक, तो उसका व्युत्क्रम भी एक नया फलन f इनवर्स बने। f इनवर्स क्या होता है, एक नया फलन बनता है, एक नए फलन बनता है जिसका इनपुट पहले वाले के आउटपुट में जाता है और वो आउटपुट में पहले वाले का इनपुट देता है, एक नया फलन बनता है, वो भी आपका एक आच्छादक फलन होता है। बात समझ में आया? ठीक है। अब आप इसी पर वीडियो को रोक के आप इसे रोक के इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। आइए बाबू देखते हैं किसी फलन का प्रतिलोम निकालने की विधि। जांच करें कि f a से b में एक आच्छादक फलन है। पहले आप जांच कर लीजिएगा कि a से b में एक आच्छादक फलन है। कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों जांच करेंगे? केवल एक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं, व्युत्क्रमणीय होते हैं। का क्यों जांच करते हैं? क्योंकि एक आच्छादक फलन ही केवल व्युत्क्रमणीय होता है। तो जांच हो गया कि मतलब इसका व्युत्क्रम संभव है। अब आइएगा पुट y बराबर x, आप y बराबर x कीजिएगा और इस समीकरण का हल इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x को y के पद में ज्ञात कीजिएगा। जैसे मान लीजिए x बराबर कोई एक नया फलन बना gy, लेकिन हम जानते हैं कि अगर y बराबर fx है तो x बराबर f इनवर्स y होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको परिभाषा बताएं कि अगर y बराबर fx है तो f इनवर्स y बराबर x होगा। समीकरण 1 और 2 से f इनवर्स y बराबर gy। देखिए आंसर यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी के में यहीं पर आंसर, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में y के जगह पे पुट कर देता है x। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में y के जगह पर x पुट करके आंसर देता है। तो आप पुट कर दीजिएगा y के जगह पे x ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब आइए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f r से r है। देखिएगा बाबू आपको क्या दिया गया है, हमें इसका हल देखिए। f r से r में एक फलन दिया गया है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 पर विचार के सिद्ध करें कि f व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय के लिए क्या सिद्ध करना होगा? एक आच्छादक। तो पहले एक आप लोगों को बता चुके हैं, एक सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? लेट मतलब माना कि x1, x2 कहाँ से? प्रांत से। तो देखिए दोनों जगह सेम है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रांत। फिर मान लीजिएगा लेट fx1 बराबर fx2। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 4x1 प्लस 3, 4x2 प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल और 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 बराबर x2। हेंस f एक फलन है, ये तो बात पता चल गया कि f एक फलन है। अब हमें चाहिए आच्छादक के लिए परिसर निकालना होगा। आच्छादक के लिए बाबू क्या निकालना होगा? परिसर। तो प्रांत चाहिए, प्रांत क्या है इसका? r।
ये है आर प्रांत। लेट y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, और y बराबर एफ एक्स का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, x का मान निकालिए, y माइनस 3 बराबर 4x, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया y माइनस 3 बटा में 4, y माइनस 3 बटा में 4। देखिएगा बाबू, अब क्या करेंगे, x प्रांत है, चूंकि x वास्तविक संख्या है इसलिए देखिए ये कैसा फलन है, ये आपका कैसा फलन है बताइएगा, ये आपका कौन सा फलन होगा, ये आपका कौन सा फलन है, y बटा में 3, y माइनस 3 बटा में 4, कौन सा फलन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका प्रांत, इसका y का मान क्या होगा r, तो y सदस्य होगा r का, इसलिए परिसर बहुपदीय फलन है बाबू, सॉरी बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रांत सदैव r होता है, तो परिसर आ गया r। ये किसके बराबर है, सह प्रांत के, सह प्रांत के, इसलिए f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, तो एक आच्छादक सिद्ध हो गया बाबू, तो क्या लिखेगा, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो ये पहला बात तो आप सिद्ध कर दिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है, f व्युत्क्रमणीय फलन है, तब जांच हो गया कि एक आच्छादक है। अब आइए, जब व्युत्क्रम है तो इसका इन्वर्स निकालिए, तो ये जांच हो गया पहला पॉइंट। अब कहता पुट y बराबर x एफ एक्स, तो बार बार नहीं करना है, जब जांच कर ली तो यहाँ पर किए ही हैं y बराबर एफ एक्स, किए हैं कि नहीं, x का रूपांतरण करके, तो इसे समीकरण 1 कर दीजिएगा। देखिए जब आपने सिद्ध कर दिया तो जो आच्छादक सिद्ध करते हैं उसका x ही o का कहता है व्युत्क्रम। यहाँ पर लिखिए, हम जानते हैं कि हम सीधे हम आ गए चौथा पॉइंट पे, तीसरा यही पॉइंट है, दूसरा और तीसरा पॉइंट यही है, तो बार बार थोड़ी करना है। हम जानते हैं कि x बराबर f इनवर्स y होता है, इसे समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 बटा में 4, यही आंसर हो गया। देखिए यही आंसर है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस चीज को ऐसे कर देता है, वस्तुनिष्ठ एफ एक्स कर देगा, x माइनस 3 बटा में 4, तो ये भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर चलता है, लेकिन y में भी आप आंसर छोड़ सकते हैं और x में भी। तो देखिए पहले आपको कोई भी फल देगा, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करें तो पहले एक आच्छादक जांच कर लीजिएगा, अगर फलन एक आच्छादक नहीं रहेगा तो उसका व्युत्क्रम आप नहीं निकाल। एक आच्छादक जांच करने के बाद जो आच्छादक का जांच हुआ उसी से हम जो x का मान आता है वही व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि एफ एक्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो f का प्रतिलोम ज्ञात करें, तो डायरेक्ट आ जाइएगा आप यहाँ से, लेट y बराबर एफ एक्स और x का मान ज्ञात कर लीजिएगा। और कभी कभी 2 नंबर में कहेगा कि इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात करें, तो आप आच्छादक नहीं जांच कीजिएगा, एक आच्छादक, क्योंकि 2 नंबर में नहीं, सिर्फ आप उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ से शुरू कीजिएगा, y बराबर एफ एक्स, x का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है बाबू। आइए बाबू क्वेश्चन 6 देते, सिद्ध करें कि f सच डेट -1 से 1 बंद अंतराल -1 से 1 बंद आर एफ एक्स इज इक्वल टू x बटा में x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है। तो पहले इसको एकाएकी सिद्ध कर दीजिए। ऐसा मैंने क्वेश्चन आप लोगों को किया है, लेकिन एक बार फिर से कर देते हैं एकाएकी। क्या करना होगा, लेट x1 x2 सदस्य है -1 से 1 का प्रांत। यहाँ पर प्रांत लिखना जरूरी है कि दोनों अलग अलग चीज़ है। फिर मान लीजिए लेट एफ x1 बराबर एफ x2, तो क्या हो जाएगा, x1 एफ x1 का मान x1 बटा में x1 प्लस 2, x2 बटा में
x2 प्लस 2। अब इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, क्या हो जाएगा x1 x2 प्लस 2x1 x2 प्लस इसको इधर गुना करें 2x2, तो बाबू ये कैंसिल हो गया। अब बताइएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2, इसलिए f एकाकी फलन है। ये तो बात हो गया, एकाकी फलन है। देखिए वो आच्छादक, अब इसे हम आच्छादक सिद्ध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको तो सिद्ध करना है एक आच्छादक, जांच करेंगे तब ना। अब बताइए प्रांत क्या दिया हुआ है, प्रांत लिखते हैं तो लिखेंगे प्रांत बंद अंतराल -1 से 1। सह प्रांत कितना है इसका, सह प्रांत के जगह पे बाबू क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है फलन f सच डेट -1 से 1 f का परिसर का प्रतिलोम, इस फलन का प्रतिलोम निकाल। तो सह प्रांत के जगह पर क्या लिखा हुआ है, f का परिसर, मतलब सह प्रांत परिसर के बराबर है, इसलिए f आच्छादक है। डायरेक्ट निकालने का जरूरत ही नहीं हुआ, ये दे दिया है क्वेश्चन में, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ये बात पता चल गया कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं हुआ कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, ये हो गया क्योंकि दे दिया। अगर इसी फलन का कहता हमको निकालने के लिए, तब हमें चेक करना पड़ता कि इसका परिसर क्या है, लेकिन वो बोलता है ना हम f के परिसर पे ही पूछ रहे हैं, तब निकालने का। अब निकाल लीजिए इसका व्युत्क्रम, तो y बराबर fx डायरेक्ट, और y बराबर fx कितना है, fx है x बटा में x प्लस 2। अब इसको इधर गुना कीजिए तो yx प्लस 2y डायरेक्ट कर रहे हैं बाबू बराबर x। अब देखिएगा वो x वाला पद एक तरफ कर दीजिए, तो इधर 2y छोड़ देते हैं, इधर x है और इधर से ये आ गया y माइनस x, और 2y इज इक्वल टू x कॉमन 1 माइनस y, तो x का मान निकल गया, x बराबर 2y बटा में 1 माइनस y, समीकरण 1। हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, f इनवर्स y होता है कि नहीं, समीकरण 1 से और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आंसर हो गया बाबू, f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y बटा में 1 माइनस y, आंसर यही इनवर्स है। बहुत आसान है। अगर ये नहीं दिया रहता तो हमें परिसर ज्ञात करना हो सकता था जब परिसर ज्ञात करते तो ये व्युत्क्रमणीय ही नहीं होता, व्युत्क्रमणीय नहीं होता तो छोड़ देते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एकाकी आच्छादक सिद्ध करना होगा। ठीक है, आइए बाबू एक नोट करते हैं, एक आपको क्यों केवल एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं, व्युत्क्रमणीय होते हैं। क्यों एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं, क्यों एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं, क्या कारण है? केवल एकैक आच्छादक फलन को ही हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं, क्या कारण है? तो इसके लिए हम एक अनेकैक फलन को लेते हैं। हम लेते हैं कि माना कि f 1 2 3 4 से PQR एक अनेकैक फलन है, अनेकैक फलन इस प्रकार है कि, इस प्रकार फलन
इस प्रकार है कि, देखिए बाबू कैसा है, ये तीर आरेख में आप मान लीजिए ए बी, अनेकैक फलन हम मान रहे हैं ए बी एफ 1 2 3 4 पी क्यू आर एस पी क्यू। अब मान लीजिए इसको हमने अनेकैक करना है तो ये कर दिए, अनेकैक फलन है, ठीक है, अनेकैक फलन। अब इस फलन का व्युत्क्रम कीजिए, इस फलन को हम व्युत्क्रमण कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको बता चुके हैं, यहाँ पर आ जाएगा b का पद, यहाँ का a का आ जाएगा, f इनवर्स कर रहे हैं, f इनवर्स, तो यहाँ पर आएगा p q r, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, ये होगा, फिर ये 2 से भी जुटेगा। बताइए बाबू, फलन को थोड़ा देखकर, f इनवर्स यहाँ पर क्या है, 1 का 2, ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बनता, तो ये फलन नहीं है यहाँ क्योंकि f इनवर्स फलन नहीं है। कारण क्या है, प्रांत b के अवयव p का a में 2 प्रतिबिंब है, यही कारण है कि f इनवर्स फलन नहीं है। और f इनवर्स को फलन बनाना है, जब आप किसी दूसरे फलन का एकैक छादक छोड़ के किसी भी दूसरे फलन का व्युत्क्रम कीजिएगा तो फलन ही नहीं बचता है, वो फलन नहीं है। इसलिए अतः केवल एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय है, केवल एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय है। याद रखिएगा, केवल एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय है। अब ध्यान दीजिएगा कि एकैक आच्छादक फलन को ही हम लोग व्युत्क्रमणीय कहेंगे। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि कैसे अनेकैक फलन को भी हम लोग व्युत्क्रमणीय करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए बाबू, हम नेक्स्ट करते हैं अनेकैक फलन को व्युत्क्रमणीय बनाने की विधि। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, जो आपका हम त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, प्रतिलोम, इसी विधि का प्रयोग किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। हम मानते हैं, माना कि लेट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एफ आर से बंद अंतराल 0 से इंफिनिटी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अनेकैक फलन है। अनेकैक फलन है। ध्यान से देखिएगा कैसे अनेकैक फलन है बाबू, तो इसका आलेख आप लोग जानते हैं, ये है y o x डैश। अब कोई भी रेखा एक अक्ष के समानांतर इसे 2 बार काटेगा, अनेकैक है। तो लिखिएगा अनेकैक फलन व्युत्क्रमणीय नहीं होते हैं। अनेकैक फलन व्युत्क्रमणीय नहीं होते हैं। अनेकैक फलन को अनेकैक
फलन को व्युत्क्रमणीय बनाने के लिए इसे एकैक आच्छादक बनाना होगा। इसके लिए फलन के प्रांत पर इस प्रकार प्रतिबंध लगाते हैं कि परिसर में कोई परिवर्तन न हो। परिसर में कोई परिवर्तन न हो। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबू मैंने अभी आपको लिख दिया है। देखिएगा, अनेकैक फलन व्युत्क्रमणीय नहीं होते हैं, ये बात क्लियर हो गया। अनेकैक फलन को व्युत्क्रमणीय बनाने के लिए इसे एकैक आच्छादक बनाना। देखिए, आच्छादक है क्योंकि यहाँ पर मैंने परिसर लिख दिया, ये हमेशा रहे, तो इसे एकैक बनाना, एकैक आच्छादक बनाने के इसके प्रांत को प्रतिबंधित करना होगा, प्रतिबंधित छोटा करना होगा, काटना होगा। इस प्रकार काटिए कि परिसर न बदले। अब देखिए बाबू, इसका प्रांत पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसका प्रांत क्या है, R। ये पूरा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। तब तो ये क्या होगा, तब इसका प्रांत को हम छोटा करते हैं, तो हम इस फलन को इस प्रकार कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। देखिएगा बाबू, अब हम पूरा R न रखकर इस फलन को ऐसे कर देते हैं, बस यही है। देखिए ये, अब ये फलन कितना है, F। अब इसका प्रांत कितना हो गया, बंद अंतराल 0 से अनंत, बंद अंतराल 0 से इन्फिनिटी। और परिसर में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, 0 से ये इन्फिनिटी ही जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एकैक आच्छादक फलन है, एकैक आच्छादक फलन है। ये एकैक आच्छादक बन गया बाबू। क्या किए, इसके प्रांत को छोटा कर दिए, मतलब ग्राफ के कुछ भाग को हटा दिए। इस प्रकार से हटाइए कि इसका परिसर परिवर्तित ना हो, ठीक है। तब ये एकैक आच्छादक है, तो अब ये इसका प्रतिलोम निकाल लीजिए। लेट y इज इक्वल टू fx और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू, देखिएगा प्लस माइनस अंडर रूट y लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखेंगे। x क्या है, चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 धनात्मक राशि, तो सिर्फ होगा, इसलिए f इनवर्स y का वैल्यू आ गया √y। ये इनवर्स कब होगा, जब प्रांत ये होगा। इसका और भी एक कर सकते हैं, आप बोलिएगा सर इधर वाला हटा दें, हाँ ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी चल सकता है। देखिए बाबू, f सच दैट -इन्फिनिटी से 0, देखिएगा परिसर में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है, 0 से इन्फिनिटी। ये भी एकैक आच्छादक फलन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन जब इसका आप इन्वर्स कीजिएगा, f इन्वर्स y निकालिएगा, तो यहाँ पर -√y कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये x का वैल्यू ऋणात्मक है, तो ये भी इसका होगा, ठीक है। तो कैसे आप किसी अनेकैक फलन को व्युत्क्रमणीय बनाइएगा, तो उसके प्रांत को इस प्रकार प्रतिबंधित कीजिए, इस प्रकार प्रतिबंधित कीजिए कि उसका परिसर परिवर्तित न हो। बात समझ में आया, ठीक है। आइए बाबू, फलन के प्रतिलोम के गुण, माना कि x f सच दैट x
टेंस टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, मतलब f का सिर्फ एक फलन ही इसका प्रतिलोम होगा, दो फलन नहीं होंगे। किसी भी फलन का प्रतिलोम सिर्फ एक फलन होता है, दो फलन नहीं होते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि g और h इसके प्रतिलोम है, और बाद में सिद्ध कर देंगे कि g और h समान फलन है। तो हम लोग करते हैं माना कि f x टेंस टू y एक व्युत्क्रमणीय यानी एकैक आच्छादक फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। यदि संभव हो तो माना कि f के दो प्रतिलोम g such that y to x तथा h such that y to x है। सिद्ध करना है कि g बराबर h अर्थात gy बराबर hy फॉर ऑल y सदस्य हो कैपिटल Y का। ये ठीक है। अब हम करते हैं बाबू कि मान लेते हैं माना कि देखिएगा बाबू, यहाँ से हम मानते हैं कि x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X तथा y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ठीक है। अब देखिएगा y कैसे, तो g यहाँ पर y है, यहाँ पर y, तो gy, चूंकि gy इज इक्वल टू अगर x1 है तो बताइए ये इसका प्रतिलोम है, f का प्रतिलोम है, तो f x1 इज इक्वल टू y। कारण क्या है कि g f का प्रतिलोम है, तो उल्टा हो जाता है, मतलब f इनवर्स x, f इनवर्स है बाबू, तो f इनवर्स को g से सूचित किए तो ये उल्टा चला जाएगा। उसी तरह hy इज इक्वल टू x2 है, तो क्या हो जाएगा, f x2 इज इक्वल टू y होगा। ये भी कारण क्या है कि h f का प्रतिलोम है। देखिए दोनों y है, इसलिए f x1 बराबर f x2 है, इसलिए x1 बराबर x2। क्यों? क्योंकि f एकैक फलन है, व्युत्क्रमणीय है तो एकैक आच्छादक है, एकैक है। और f x1 का मान क्या है, x1 का मान देखिएगा कहाँ पर gy है, इसलिए gy इज इक्वल टू hy, इसलिए g इज इक्वल टू h प्रूव्ड। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आसानी से आपको ये लाइन बस याद रखिए। देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि जैसे fx इज इक्वल टू जब आप y लीजिएगा तो क्या लिखते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। हम इसी को मान लिए हैं g और h, तो हम लिख रहे हैं gy इज इक्वल टू x1, तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका f होगा ना यहाँ पर f, तो f x1 इज इक्वल टू y, यही चीज किया गया है। ध्यान से देखिएगा, f x1 इज इक्वल टू y, ये चीज किया गया, समझ में आया। और ये आपका NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.3 का ही क्वेश्चन है जिसका मैंने आप लोगों को प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक बाबू देखते हैं, माना कि f x सच डेट y से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध करना है कि f इनवर्स y का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स टू द इनवर्स f होगा। देखिएगा बाबू यहाँ पर है कि चूंकि f सच डेट x टेंस टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है,
इसलिए एफ इनवर्स y2x कैसा फलन हो, एफ एक आच्छादक है तो ये भी एक आच्छादक, इसलिए एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो इसका भी व्युत्क्रम होगा, इसलिए एफ इनवर्स टू द इनवर्स, फिर से एक बार उल्टा कीजिएगा, सच दैट x टेंस टू y होगा। और तथा आपको दिया हुआ है एफ x टेंस टू y, देखिए दोनों फलन आपको x से y में परिभाषित है। अब हम मान लेते हैं लेट x सदस्य है कैपिटल X का तथा y सदस्य है बड़े Y का, ताकि fx इज इक्वल टू y हो। तो इस प्रकार f इनवर्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x। फिर से एक बार इसको इन्वर्स कीजिएगा तो f इनवर्स टू दी इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y, और y का वैल्यू क्या है, fx। तो f इनवर्स टू दी इनवर्स x इज इक्वल टू fx, इसलिए f इनवर्स टू दी इनवर्स इज इक्वल टू f प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए बाबू कि ये व्युत्क्रमणीय होगा तो एफ इनवर्स भी एक आच्छादक फलन बनता है जो कि व्युत्क्रमणीय होता है, इसका भी व्युत्क्रम किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए दोनों फलन x से और x से y में, तब हम मान के किए तो देखें कि हाँ उनका मान भी बराबर आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दूसरा गुणधर्म। आइए बाबू थर्ड देखिएगा गुणधर्म, माना कि f a से b तथा g b से a में दो फलन है ताकि गॉफ का मान i आ जाए और फॉग का मान i b आ जाए, तो f तथा g को एक आच्छादक फलन करते हैं और g को यहाँ g को f का व्युत्क्रम यानी f का प्रतिलोम कहते हैं। ये आपका प्रतिलोम का परिभाषा भी कहलाएगा। प्रतिलोम फलन का परिभाषा है, एक अलग परिभाषा है बाबू प्रतिलोम फलन का, इसे याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे f a से b में है और g जो है फलन b से a में है, और जब आप इसका गॉफ किए, गॉफ कर रहे हैं तो i a आ गया, गॉफ किए तो क्या आया, i a आ गया। आप फॉग किए तो IB आ गया, IB में जो होगा जैसे B में Y होगा तो यहाँ पर Y आ गया। अगर ऐसा आ गया तो G को F इनवर्स कहेंगे, G को F इनवर्स, तो G के जगह पर रख दीजिएगा, मतलब F इनवर्स OF का मान IA के बराबर होता है तथा F इनवर्स का वैल्यू IB के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। इस पर NCERT में एक क्वेश्चन दिया गया है जो अभी आप लोगों को हम करते हैं। देखिए बाबू, एक NCERT के विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन है, विविध प्रश्नमाला का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हो, f r से r दिया गया है, क्वेश्चन में जाकर देखिएगा, fx इज इक्वल टू 10x + 7 द्वारा पर ऐसा है, तो कह रहा है कि g सच डैट r टू r एक फलन है, इस प्रकार है कि एक ऐसे फलन g r टू r ज्ञात कीजिए, इस प्रकार है कि गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू IR। देखिएगा बाबू, अब यहाँ से a से b नहीं, यहाँ r दे दे, r, तो गॉफ का मान क्या हो जाएगा IR, फॉग का भी मान IR, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आप लिखिएगा चूंकि गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू IR है, इसलिए G F का इनवर्स होगा। G का मान क्या होगा, F का इनवर्स। तुरंत आप F का मान निकाल दीजिए, F इनवर्स करिए, लेट y इज इक्वल टू fx, तो क्या हो जाएगा, और y इज इक्वल टू
10x प्लस 7, तो x का मान क्या होगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 10x, तो x क्या हो जाएगा, y बाई 7 इज इक्वल टू 10। ये हो गया समीकरण 1। तो x बराबर क्या होता है, f इनवर्स y, और इसी को हम लोग कहते हैं gy, दैट इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10 आंसर। देखिए सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है बाबू जहाँ पर फलनों के संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जब R से R में परिभाषित हो फलन, R से R में, तो F और G का जब आप संयोजन कीजिएगा फॉग और गॉफ तभी बराबर होगा, अदरवाइज कहीं पे ये बराबर नहीं होगा। मैंने आप लोगों को सब संयोजन पढ़ा रहे थे तो आप बताए थे कि संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है इस तरह का जिसमें ये पालन करता है। ठीक है बाबू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिएगा बाबू फोर्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर आपको कहे कि गॉफ का इनवर्स निकालो तो ये किसके बराबर होगा, तो ये आपको यहां से उल्टा हो जाता है बाबू, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर होगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता रहता है कि गॉफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, उल्टा हो जाता है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से बाबू मैंने फलनों के प्रतिलोम के गुण धर्म आप लोगों को समाप्त किया, और इस तरीके से आपका एनसीईआरटी का 1.3 से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है मैंने समाप्त कर दिया। उस पर बहुत सारा आधारित क्वेश्चन भी बनाए। अब आप लोग इससे बढ़िया से नोट करके पढ़ लीजिए, और इस प्रश्नमाला का भी मैंने एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन का वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, और आप लोग वहां से उसे नोट कर लीजिए या बना लीजिए। आप अगर एक बार इसे समझ लीजिएगा तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाने में मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर तकलीफ होगा। अगर कोई तकलीफ भी हुआ तो आप हमें कहिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा तो कोई क्वेश्चन तकलीफ आया तो मैं उसको बनाकर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो आपका पहले से अपलोड है, वहां से उसे जाकर नोट कर